नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जलवायु वाले टॉपिक से। हमारे चैप्टर से कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जैसे एक तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, साथ ही साथ ये एल नीनो और ला नीनो किस बला का नाम है, और मानसून विच्छेद क्या होता है। ये दो तीन टॉपिक अपने रह गए थे, है ना। तो कुछ भी चीज छूटे नहीं, इसलिए मैं ये दो तीन टॉपिक लाया हूं। इसके बाद में जो है अगला लेक्चर अपना होगा, वो भारत में किस प्रकार की वनस्पतियां वगैरह पाई जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर कर लेते हैं शुरू, है ना। तो देखो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंडिया की क्लाइमेट को, है ना, यानी अपने भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ये सब हैं, लैटिट्यूड है, रिलीफ है, हिमालयन माउंटेन्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी है, एल्टीट्यूड है, डिस्टेंस ऑफ सी है। ये सब जो है दो चार कारक हैं जो हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी समझाते हैं, ठीक से समझाओ ना। चलो ठीक से समझते हैं। सबसे पहले आता है अक्षांश। अब अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होते हैं, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में, फिर भी हम देख लेते हैं। देखो इस प्रकार से पृथ्वी को बांटते हैं ना, ये 0 डिग्री, इधर 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब क्या है, ये है अक्षांश। और देशांतर क्या होते हैं, इस प्रकार से, ये देखे थे ना हमने, ग्रीनविच मीन टाइम, इस प्रकार से ये है देशांतर। ठीक है साहब, सर इतना तो समझ में आ गया। आगे अब ये अक्षांश क्लाइमेट को प्रभावित कैसे करता होगा। देखो मैंने आज जब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि देखो ये 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, एक कर्क रेखा और ये मकर रेखा है। सूर्य जो है वो ऊपर कर्क रेखा तक जाता है और नीचे मकर रेखा तक आता है, इसके नीचे नहीं जाता है। यहाँ सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है ना। तो जैसे जैसे अक्षांशों से हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, यानी अक्षांशों में हम वृद्धि करते जाएंगे, यानी ये है 0 डिग्री, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, है ना, तो ये चीजें जो है वो बदलती रहेगी अक्षांशों के अकॉर्डिंग। क्या बदलती रहेगी भाई, यहां तक तो सूर्य आता है, परंतु इसके बाद में सूर्य जाता ही नहीं है, तो इसके बाद वाले अक्षांशों में क्या होगा, ठंड होगी। तो जलवायु में यही तो है कि भाई उस वहां का वातावरण किस प्रकार से होगा, गर्मी होगी कि सर्दी होगी, ये सब चीजें प्रभावित करती है ना। हाँ, तो यही सब चीजें जो है अक्षांश प्रभावित करते हैं भारत के जलवायु को भी, है ना। अक्षांश और देशांतर के बारे में हम पहले ऑलरेडी जानते ही हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। भारत देखो कहां पड़ता है, भारत भारत पड़ता है यहां, इस प्रकार से, है ना। ये देखो माफ कीजिएगा, यहां पड़ता है ना। तो कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। तो ये वाला क्षेत्र तो आ गया उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में, और ये कहां पर आ गया, शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में आ गया, है ना। भारत का आप कहो कि इस प्रकार से जब हम भारत के बारे में डिस्कस करते हैं, तो भारत से यहां से गुजरती है ना अपनी कर्क रेखा, तो ये तो क्या आ गया, उष्ण कटिबंधीय, और ये ऊपर वाला क्या आ गया, शीतोष्ण कटिबंधीय। जलवायु वहां की तो प्रभावित हुई ना ये जलवायु, है ना। यहां पर उच्च तापमान बना रहेगा, वहां पर इसकी तुलना में जो है तापमान कम रहता है, अगर आप तुलना करोगे तो, ठीक है। तो यही है किस प्रकार से जो है हमारी अक्षांश रेखाएं जो है तापमान को या क्लाइमेट को प्रभावित करती। अब दूसरा भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा आता है, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का जब मैं आपको बता रहा था, तब भी मैंने बताया था, जब हम भारत के मानसून वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे और भारत की जलवायु का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था, तब भी मैंने बताया था कि भारत में वास्तविक जलवायु का विभाजक कर्क रेखा नहीं होकर कौन है, हिमालय पर्वत है। क्यों है, तो भाई ये हिमालय पर्वत ही है जो उत्तर से आने वाली जो सर्द हवाएं हैं इनको रोक लेता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती है, इतनी ठंडी हवाएं आती हैं कि लोग यहां पर जम जाते हैं, समझ रहे ना। परंतु ये हिमालय पर्वत जो है इन्हें रोक लेता है। दूसरी बात, यहां से दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, और इस प्रकार से ये यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियों से टकराकर, ये बंगाल की खाड़ी वाला जो है इस प्रकार से शिवालिक की पहाड़ियों पर टकराकर और यहाँ पर शिवालिक के दक्षिण में वर्षा करता है। अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो हमारे यहाँ इधर उत्तर भारत में वर्षा नहीं होती। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत जो है हमारी जलवायु का निर्धारण
करता है। हिमालय पर्वत नहीं होता तो हमारे यहाँ सर्दी ज्यादा होती, ठीक है, और बारिश भी नहीं हो पाती मानसून में, ठीक है साहब। अब जल और स्थल का वितरण किस प्रकार से हमारी जलवायु को प्रभावित करता है? देखो, ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है कि नहीं भाई? इधर देखो जल, इधर देखो जल, इधर देखो जल, तीन ओर से हम हिंद महासागर से घिरे हुए हैं। तो ये प्रभावित करता है कि नहीं करता है? यहाँ से जब पवनें चलती हैं तो हिंद महासागर से नमी आर्द्रता युक्त आर्द्रता ग्रहण करके यहाँ पर वर्षा कराती कि नहीं कराती? यहाँ से चलती है तो ये वर्षा कराती है कि नहीं कराती है? इस प्रकार से लौटता हुआ मानसून यहाँ पर वर्षा कराता है कि नहीं कराता है? कराता है, बिल्कुल कराता है। तो ये हमारे जलवायु को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई? जब ये होता ही नहीं तो यहाँ वर्षा कैसे होती? जब ये नहीं होता तो ये वर्षा कैसे होती, है ना? अगली बात, यहाँ पर एक और बात समझने वाली है आपको, क्या? हाँ, यहाँ पर और क्या समझने वाली बात है भाई? जो प्रदेश इस समुद्र के पास में है, ये सागर के पास में है, वहां पर वहां का तापमान क्या बना रहेगा? थोड़ा सा समान सा तापमान यहां पर बना रहेगा। समझ रहे हैं आप बात? मतलब अगर यहाँ का दैनिक तापांतर या वार्षिक तापांतर देखेंगे ना तो ज्यादा नहीं होगा। जैसे मुंबई का तापमान हो गया, यहाँ पर मैंगलोर का तापमान हो गया, है ना, चेन्नई का तापमान हो गया, विशाखापट्टनम का तापमान हो गया, इनका दैनिक तापमान और अगर हम कहें वार्षिक तापांतर ज्यादा नहीं होगा। परंतु अगर हम दिल्ली का देखें तो क्या होगा? सर्दियों में एकदम ठंड कड़ाके की और गर्मियों में एकदम कड़ाके की गर्मियां। तो दैनिक तापमांतर यहाँ पर ज्यादा होता है, दैनिक कहो या वार्षिक तापांतर कहो, ज्यादा होता है। यहाँ पर जो है समकारी प्रभाव होता है। क्यों? मैंने जब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था आपको समुद्र समीर, समीर, स्थल समीर। तो इन स्थल समीर और समुद्री समीर के माध्यम से यहां पर समकारी प्रभाव बना रहता है, ठीक है ना? और जब यहां पर देखें हम तो ये है अपना स्थलखंड, ये होता है जल। तो स्थलखंड जो है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, और जल जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इसी की वजह से तो जब हम देखते हैं कि जून में यहाँ पर आईटीसी जेट जो है वो उत्तर में खिसक जाता है, क्योंकि इसका तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है और उसकी तुलना में जल का तापमान कम रहता है, इसलिए तो पवनें इधर की इधर जाती हैं। और जब हम देखते हैं कि सितंबर आते आते, सितंबर लास्ट आते आते हिंद महासागर में जो है आईटीसी जेट खिसक जाता है और हिंद महासागर का तापमान अब बढ़ने लगता है। तो न्यून दाब जो है वो यहाँ पैदा हो जाता है और इसकी तुलना में स्थलखंड जल्दी ठंडा हो जाता है, तो फिर पवनें इस तरफ चलने लगती हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस प्रकार से स्थल और जल का वितरण भी जो है हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। माफ कीजिएगा। करता है। अब देखो अगला क्या है? समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी किसी स्थान का की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है? भाई जो क्षेत्र समुद्र तट के पास में है वहां पर एक समकारी जलवायु पाई जाती है। समकारी जलवायु मतलब वहां ना कभी ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना कभी ज्यादा वहां पर ठंड पड़ेगी। ऐसा क्यों? वही मैंने अभी आपको बताया कि स्थल समीर और वहां पर समुद्र समीर चलती रहती है। इनके माध्यम से क्या होता है कि तापमान जो है वो वहां पर नॉर्मल बना रहता है। तो तापांतर अगर हम देखें यहाँ पर, यानी ताप का अंतर वो ज्यादा नहीं होता है। अगर हम कहें मुंबई में, तो मुंबई में ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंड पड़ती है ना, वो इसीलिए होता है। जो कोंकण तट के निवासी हैं वहां पर तापमान की विषमता जो है और वो ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते। जैसे मुंबई वाले लोग हम उत्तर भारत वाले लोगों की जैसे स्पष्ट सर्दियां और स्पष्ट गर्मियों का अनुभव नहीं कर पाते हैं। वो वहां थोड़ा बहुत अंतर आता है, ठंडियों हो कि गर्मियां हो। अपने यहाँ ठंडों में देखो हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ती है, दिल्ली की ठंड तो प्रसिद्ध है, और गर्मियों में देखो आग बरसती। परंतु ऐसा यहाँ पर नहीं होता क्योंकि समुद्र का जो समकारी प्रभाव है और वो स्थल और समुद्र समीर के माध्यम से होता है ना। जैसे अगर हम देखें, जैसे जैसे हम अंदर आते जाएंगे, जैसे जैसे हम अंदर की ओर आते जाएंगे, भाई यहाँ है मुंबई, और जैसे जैसे हम अंदर की ओर आते जाएंगे आगे यहाँ पर दिल्ली है, कानपुर वगैरह है, अब यहाँ का तापमान देखो, यहाँ का तापांतर बहुत ज्यादा होगा और मौसम भी एकदम यहाँ का अलग अलग होगा। समझ रहे ना? तो यही है समुद्र तट से दूरी। जैसे जैसे समुद्र से हम दूर जाते जाएंगे समुद्र का जो समकारी प्रभाव है वो समाप्त होता जाएगा और दैनिक और वार्षिक तापांतर बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से है समुद्र तल से ऊंचाई। अब ये वक्त कैसी बात हुई भाई? समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब है कि ये मान लीजिए यहां पर ये समुद्र तल है, समुद्र तल, ये समुद्र तल है,
अब जैसे जैसे हमने पढ़ा था, जब हम क्षोभ मंडल और ये सब पढ़ रहे थे, तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान जो है वो कम होता जाता है ना, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वायु विरल होती जाती है और तापमान जो है वो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे कम होता जाता है ना। तो मान लीजिए ये कोई पर्वत है, तो इस पर्वत की चोटी पर हमेशा ठंड रहेगी, चाहे वो पर्वत भले ही आप कहो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हो। जैसे अगर हम देखें तंजानिया में, देखें हम तंजानिया में अगर हम देखें तो माउंट किलिमंजारो है। क्या है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, परंतु इस माउंट किलिमंजारो पर बर्फ जमती है। वो कैसे जमती होगी भाई? क्योंकि इसकी ऊंचाई की वजह से, है ना। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वहां पर तापमान कम होता जाएगा, हवा विरल होती जाएगी, है ना। इसकी वजह से यहां पर तापमान कम होता है। जैसे अगर हम देखें तो आगरा और दार्जिलिंग, अब ये दार्जिलिंग है कहां भाई? तो ये पश्चिम बंगाल में है ना, हिल स्टेशन है ये। तो आगरा और दार्जिलिंग दोनों के दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। ये फैक्ट भी आप याद कर लेना, हो सकता है कि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, है ना, कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद इनके तापमान में अंतर क्यों पाया जाता है? तो ये समुद्र तल से ऊंचाई की वजह से ऐसा पाया जाता है। अब आगरा में देखो, आगरा का तापमान देखो और दार्जिलिंग का तापमान देखो। आगरा में जनवरी का तापमान 16 डिग्री के आसपास होता है, जबकि यही तापमान दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। समझ रहे ना भाई? दक्षिण भारत में, मैं अपना खुद का एग्जाम वो बता रहा हूं, एक्सपीरियंस। हम गए थे जून में, कहां पर? डोडा बेटा। डोडा बेटा कहां है? तो भाई बोलो तमिलनाडु में, नीलगिरी वाले क्षेत्र में, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अपने उत्तर भारत में खूब ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, है ना, और दक्षिण भारत में भी ऐसे तो गर्मी थी, परंतु समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण वहां पर गर्मी अधिक नहीं थी। परंतु इस डोडा बेटा पर जब हम वहां गए तो वहां पर तो बहुत ठंड पड़ रही थी। ऐसा क्यों? वो तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, वहां तो गर्मी होनी चाहिए, परंतु ऐसा इसलिए है क्योंकि डोडा बेटा जो है वो समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए वहां पर ऐसा तापमान बना हुआ है। समझ में आई? अब ये है उच्चावच। ये उच्चावच क्या चीज आ गई भाई? ठीक है ना। उच्चावच का मतलब आ गया रिलीफ। रिलीफ मतलब राहत वाला रिलीफ नहीं होता। रिलीफ का मतलब होता है उच्चावच, मतलब किसी स्थान का उच्चावच कैसा है, यानी वो पठार है, पर्वत है, मैदान है, ऊंचा है, नीचा है, ढाल कैसा है, ये सब चीजें भी प्रभावित करती है जलवायु को। जैसे हमने ये देखा था कल वृष्टि छाया वाला जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि भाई इस प्रकार से देखो, पवने इसके सहारे सारे ऊपर चढ़ते हैं। ये अपना पश्चिमी घाट है और इस तरीके से ये दक्षिण पश्चिम मानसून की पवने यहाँ पर इसके सारे ऊपर चढ़ती हैं, और ये ऊपर चढ़ने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बादल बनते हैं और यहाँ पर संघनन हो जाता है और यहाँ पर बारिश होती है। परंतु इसके दूसरे पवन विमुख ढाल पर अगर हम देखें तो पवने नीचे की ओर उतरने लगती है, अवतलन होने लगता है, और यहाँ पर बादल नहीं बनते और यहाँ पर बारिश नहीं होती है ना। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये जो है कि यहाँ की जलवायु अलग और यहाँ की जलवायु अलग। यहाँ पर जो है पश्चिम घाट के पश्चिम ढाल जो है वहां पर आपको वर्षा वन पाए जाएंगे, मगर इस पश्चिम घाट के पूर्वी ओर अगर हम जाएंगे तो दूरी थोड़ी सी दूरी है। कितनी दूरी है? इतनी सी दूरी है पहाड़ की, और यहाँ का तापमान, यहाँ की जलवायु है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, और इधर एकदम आ जाते हैं तो यहाँ पर कंटीले पाए जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? इसने क्या मोरने के पत्थर मारा था? नहीं, ऐसा इसलिए हुआ है इस उच्चावच की वजह से, है ना। ये इस उच्चावच की वजह से ऐसा हुआ है। अगर ये पर्वत नहीं होता तो हो सकता है यहाँ का तापमान, यहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु सेम होती, है ना। अब ये उच्चावच कहीं पर भी ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही हो, है ना। जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ा रहा था और मैं आपको उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के बारे में पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल वो मैक्सिमम मरुस्थल बने ही इसलिए हैं उच्चावच वगैरह की वजह से, कुछ तो, है ना। बाकी भाई इस प्रकार से बने हैं कि यहां पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और यहां से जो है वो टकराती हैं और बारिश इधर ही हो जाती है, और इन पहाड़ों के इस तरफ जो है जो भूमि है वो एकदम
शुष्क भूमि बनी रहती है ना। अगर हम कालाहारी मरुस्थल का उदाहरण देखें तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं। समझे बात? ठीक है, ये उच्चावच हो गया। अब एक कंसेप्ट आता है एल नीनो और ला नीनो। ये क्या चीजें, क्या आता है? एल नीनो और ला नीनो आता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार ऐसा पूछा जाता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ पढ़ने के बजाय यहाँ मैथ में आता है। देखो दो कंडीशन नॉर्मली होती है। पहले तो आप मुझे बताओ, मैंने आपको जो महाद्वीप महासागरीय धाराएं पढ़ाया था वो आपने अच्छे से पढ़ा कि नहीं? महासागरीय धाराएं आपको याद है कि नहीं याद है भाइयों बहनों? तो देखो यहां से ये महासागरीय धाराएं चलती है और ये पेरू के तट पर ये जो चल रही है, ये महासागरीय धारा, ये है पेरू की धारा। क्या है? पेरू की धारा, या इसे हम हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं, क्योंकि हम्बोल्ट नाम के वैज्ञानिक ने इसे खोजा था। हम्बोल्ट की धारा भाई, ठीक है साहब, मांगे। ये है ठंडी जलधारा। क्या है भाई? ठंडी जलधारा, है ना। तो ये ठंडी जलधारा जब यहाँ पर पेरू के तट पर, यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर पेरू बना हुआ है ना, और यहाँ पर ये क्या बना है? चिली बना हुआ है। तो पेरू के तट पर इस ठंडी जलधारा के प्रभाव की वजह से यहाँ पर ठंडा मौसम रहता है। क्या रहता है? यहाँ की जलवायु ठंडी रहती है। और जब हमने देखा था ट्रेड विंड्स के बारे में, तो ये ट्रेड विंड्स जो है इस प्रकार से चलती हैं, है ना। इस प्रकार से चलते हैं कि नहीं चलती हैं? इस प्रकार से। तो इन ट्रेड विंड्स के प्रभाव के कारण और इस पेरू की ठंडी जलधारा के प्रभाव के कारण, क्योंकि यहां पर ये जो जलधाराएं चलती रहती है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये जो इक्वेटोरियल करंट है, जो विषुवतरेखिक धारा है, ये चलती रहती है इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर। किसके प्रभाव में? एक तो भाई व्यापारी पवने हैं, व्यापारी पवनों के प्रभाव में ये पवने चलती रहती है इधर। ठीक है साहब। इसकी वजह से क्या होता है कि पेरू के तट पर नीचे से अपवेलिंग होती रहती है। अपवेलिंग मतलब जब पानी यहां से पानी नीचे की तरफ सिंक होगा और नीचे नीचे पानी सब जाएगा और यहाँ पेरू के तट पर पानी ऊपर आएगा, तो नीचे का जो ठंडा जल है वो ऊपर आएगा और नीचे से जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है वो ऊपर आएगा। तो जब पानी ठंडा जल ऊपर की ओर आता है तो उसके साथ तमाम एल्गी और ऐसी चीजें, न्यूट्रिएंट्स उसके साथ आते हैं, जो मछलियों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, है ना। मछलियों के लिए लाभदायक होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर फिर मछली और जो आप कहोगी सी फूड वगैरह है वो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर होंगे। बिल्कुल होंगे साहब। परंतु कुछ परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती है ना। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पर ठंडा होता है, ये प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर। तो ये पूर्वी प्रशांत महासागर है और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है। यानी इस पूर्वी प्रशांत महासागर में नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर ठंडा आप कहोगे मौसम रहता है, जलवायु रहती है पेरू के तट पर, और नॉर्मल कंडीशन में इस ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर गर्म स्थिति होती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर खूब बारिश होती है, अच्छा खासा मौसम यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ मौसम गर्म है। तो मौसम गर्म होगा तो पवनें ऊपर की ओर उठेंगी, है ना, और मौसम में अस्थिरता उत्पन्न होगी और यहाँ पर बादल बनेंगे और यहाँ पर वर्षा होगी। परंतु इस कंडीशन में यहाँ पेरू के तट पर जो है वर्षा नहीं होगी, है। अटाकामा डेजर्ट है यहाँ, मरुस्थल, वो एकदम यहाँ पर मरुस्थलीय स्थिति उसकी बनी रहेगी इस प्रकार से। परंतु कभी कभी समस्या क्या हो जाती है, एग्जैक्ट कारण क्या होते हैं वो तो आज तक वैज्ञानिकों को पता ही नहीं लगा, परंतु कुछ कारण ऐसा होते हैं कि ये जो नॉर्मल चक्र ऐसा चल रहा है इस प्रकार से, इधर जाके इधर जाके इधर जाके ये चल रहा है, ये नॉर्मल चक्र उल्टा हो जाता है ना। क्योंकि ये जो इक्वेटोरियल करंट इधर जा रही थी, ये यहां से टकरा कर कुछ सालों में, लगभग हर 4 से 7 साल के बीच में ऐसा होता है कि वापस इधर की ओर मुड़ जाती है ना। इससे पूरा मामला ही उल्टा पड़ जाता है। कैसे पड़ जाता है? तो देखो, अब तक जो यहां पर गर्म स्थिति हुआ करती थी वो तो ठंडी स्थिति हो जाती है, और जो यहां अब तक ठंडी स्थिति होती है वो गर्म स्थिति हो जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो, है ना। यहां पर जो गर्म स्थिति थी वो तो ठंडी हो जाती है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, और जो यहां पर पेरू के तट पर जो ठंडी स्थिति हुआ करती थी, ठंडी जलवायु हुआ करती थी, वो यहां पर गर्म हो जाती है, क्योंकि अब इस प्रकार से हो रहा है। अब तक जो अपवेलिंग हुआ करती थी, नीचे से न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आया करता था, अब यहां तो वाटर सिंक हो रहा है, मतलब गर्म पानी पूरे पेरू के तट पर और पश्चिमी इस अमेरिकी तट पर फैल जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, अब यहां पर वर्षा होगी और ऑस्ट्रेलिया में वर्षा नहीं होगी। भाई इसकी पहले वाली कंडीशन में यहां वर्षा हो रही थी, तो अब यहां पर वर्षा
नहीं होगी, और यहाँ पेरू के तट पर वर्षा होगी, अटाकामा डेजर्ट में वर्षा होगी, और यहाँ पर जो मछलियां हुआ करती थी वो अब खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मछलियों को चाहिए ठंडा न्यूट्रिएंट रिच वाटर, क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा घुली होती है, और मछलियों को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, क्योंकि वो पानी में से ऑक्सीजन ग्रहण करती है, और साथ ही साथ इनमें जो पादप प्लवक जो वगैरह होते हैं वो भी खूब ज्यादा मात्रा में होते हैं ठंडे जल में। अब जल ही गर्म हो गया तो उसमें ये पादप प्लवक भी नहीं होंगे, तो मछलियां खाएंगी क्या? ऑक्सीजन नहीं है तो मछलियां सांस कैसे लेंगी? तो इस प्रकार से मछलियां वगैरह का धंधा चौपट हो जाता है। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के तट में क्या गड़बड़ आ जाएगी भाई? अब तक जो यहाँ बारिश होती थी, और इस बारिश की वजह से आगे का मौसम भी प्रभावित होता है ना। ये आगे फिर इस प्रकार से पहुने चलती हैं, और मेडागास्कर से ये पहुने फिर होते हुए भारत की ओर पहुने आती हैं, जो अपना दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो भी प्रभावित होता है। तो जब यहां पर पौने आ ही नहीं रही हैं बल्कि इधर जा रही हैं, तो ये पौने मेडागास्कर की तरफ नहीं जाएंगी, और मेडागास्कर की तरफ नहीं जाएंगी तो ये पौने फिर दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में भी कमाएंगी। तो इस एल नीनो की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा की कमी हो जाएगी, और भारत में साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वहां पर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वर्षा नहीं होती है। ये है एल नीनो, है ना। और लानिनो क्या होता है? लानिनो जो ये नॉर्मल कंडीशन है ना, कि पेरू के तट पर ठंडी स्थिति है और ऑस्ट्रेलिया के तट पे गर्म स्थिति है, और इसकी वजह से फिर आगे जो है मेडागास्कर जो है यहाँ पर पहुंची जाती है, फिर दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में आती है, और दक्षिण पूर्वी एशिया में खूब बारिश होंगी। तो जो नॉर्मल से अधिक बारिश होंगी अगर लानिनो है, अगर लानिनो है, लानिनो में क्या होता है, ये कंडीशन जो है ये ही थोड़ी एग्रीवेट हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, और इसकी वजह से क्या होगा, जो अब तक वर्षा भारत में आ रही है उससे ज्यादा वर्षा आएगी, और कहीं कहीं पे बाढ़ भी देखने को मिलेंगी, और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी खूब ज्यादा मात्रा में बारिश होने को मिलेगी। और ये जो लानिनो है, ये तो जो एल नीनो है, ये तो इसकी मात्रा में एकदम उल्टा फिनोमिना है कि भारत में अकाल पड़ेगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से यूपीएससी पूछ लेगी कि एल नीनो के परिणाम क्या होते हैं, तो समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आ जाती है। क्या आ जाती है? समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आ जाती है। मैंने बताया ना, क्योंकि जहां से वाष्पन अब तक हो रहा था, अब तक ऑस्ट्रेलिया के तट से वाष्पन हो रहा था, वहां तो खत्म, और अब वाष्पन कहां से होने लगेगा? पूर्वी अमेरिकी तट, पूर्वी जो अपना प्रशांत महासागर है, और पश्चिमी जो तट है दक्षिण अमेरिका का, वहां पर क्या होगा? वाष्पन होगा, वहां पर बारिश होने लगेगी इस प्रकार से, है ना। जिसकी वजह से क्या होगा? पादप प्लवक की मात्रा में कमी आ जाएगी, और मछलियों की संख्या भी कम हो जाएगी, है ना। ये एल नीनो शब्द जो है इसका अर्थ बालक ईसा होता है, क्योंकि ये धारा कब आती है? ये दिसंबर के महीने में ऐसा होता है, क्रिसमस के आसपास, इसलिए इसे बालक ईसा भी कह दिया जाता है ना। पेरू में दिसंबर गर्मी का महीना होता है, और इसी से भारत का मानसून भी प्रभावित होता है। तो कल को बोले कि एल नीनो की वजह से भारत का मानसून विपरीतार्थक या विपरीत रूप से प्रभावित होता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में अगर एल नीनो का वर्ष हो तो भारत में मानसून कमजोर होता है और वर्षा कम होती है, और लानिनो हुआ तो जितनी वर्षा होती थी उससे ज्यादा होने के आसार रहते हैं। तो ये हो गया लानिनो और एल नीनो, ये मैंने बता दिया। अब एक कंसेप्ट और रह गया, मानसून विच्छेद। अब ये क्या बोला है भाई, मानसून विच्छेद? तो देखो, अपने यहाँ जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो एक बार वर्षा होने के बाद में कुछ दिनों के लिए, या कहो कि कुछ सप्ताहों के लिए वर्षा बंद हो जाती है। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि जब अपना मानसून आता है तो वर्षा हो गई, 2-4 दिन तक खूब वर्षा हुई, उसके बाद 5-7 दिन या 10 दिन के लिए वर्षा नहीं होती है। तो ये जो वर्षा नहीं होती है इसे कहते हैं मानसून विच्छेद। विच्छेद मतलब जो वहां पर जो जगह या खाली स्थान बीच में आ गया उसको कहते हैं विच्छेद, जैसे संधि विच्छेद कर देते हैं वैसे, है ना। अब इस विच्छेद के कारण क्या हो सकते हैं? तो देखो, इस विच्छेद के 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो जो ITC-Z है वो ITC-Z की स्थिति में बदलाव आ जाए, है ना, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। भाई ITC-Z जो यहाँ था वो कल को यहाँ पहुंच जाए, यहाँ था तो यहाँ पहुंच जाए, इसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनकी संख्या कम हो जाए तो ऐसा हो जाता है। ये कारण आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा, पश्चिमी तट जो है, पश्चिमी तट बोले तो ये पश्चिमी तट, इस पश्चिमी तट पे क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में पहुंचने कैसे चलेंगी? ऐसे ऐसे चलेंगी, परंतु जब ऐसे चलेंगी तो यहां पर पश्चिमी घाट से पहुंचने टकराएंगी और यहां पर बारिश होंगी, यहां पश्चिमी तटीय मैदानों में। परंतु खुदा न खास्ता किन्हीं परिस्थितियों में ये पहुने
इस प्रकार से ना चलकर अगर इस प्रकार चलने लगे तो अब ये कहीं किसी से टकरा पाएंगी? नहीं टकरा पाएंगी। और जब जब पवनें नहीं टकराएंगी तो वर्षा नहीं होगी। जिस प्रकार से हमने देखा कि अरावली की समानांतर पड़ जाता है, इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होती। तो इस वजह से भी मानसून विच्छेद हो जाता है। अब हमें इस पे पीएचडी नहीं करनी है, क्योंकि कि ये पैरेलल क्यों हो जाती है ना। ये जिनका ऑप्शनल है उनको मुबारक हो, हमें फालतू की पीएचडी नहीं करनी है। तीसरा, राजस्थान में विच्छेद कब होता है? जब तापमान व्युत्क्रमण हो जाए। तापमान व्युत्क्रमण क्या बोला है भाई? तो देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा भाई? तापमान कम होता जाएगा, विरल वायु, तापमान कम होता जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? जो पवनें ऊपर उठेंगी वो ठंडी हो जाएंगी, और जब पवनें ठंडी हो जाती है तो उनमें जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, और जब जल धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी तो उनमें जो जल है वो सैचुरेशन के पॉइंट पर आ जाएगा। यानी जो जितना जल है उतना ही वो सैचुरेट हो जाएगी, है ना। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, बारिश कराने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तापमान कम कर दो पवनों का, या तो पवनों में आर्द्रता ज्यादा कर दो। तो अब यहां पर पवनों में आर्द्रता ज्यादा तो नहीं हो रही, ना कम हो रही है, परंतु पवनों का तापमान ही कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? अब वो जो पवने हैं, अब जब पवनों का तापमान कम हो जाता है तो अब वो जल है उसका संघनन होने लगता है, और उस संघनन होते हुए जल की वजह से ये उसका भार अब सहन कर नहीं सकती, इसलिए वो जल बूंदों के रूप में धरती पर गिरने लगता है, और यही तो वर्षा है। अब ये तो हो गया सामान्य कंडीशन। क्या हो गया? सामान्य कंडीशन। अब एक स्थिति और हो सकती है, कौन सी स्थिति हो सकती है भाई? एक ऐसी स्थिति भी तो हो सकती है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएं, वैसे वैसे तापमान कम होने के बजाय तापमान बढ़ने लगे। क्या हो जाए? तापमान में वृद्धि हो जाए। जैसे जैसे ऊपर जाए हम, तापमान में वृद्धि होने लगे तो क्या होगा? अब बादल नहीं बनेंगे, संघनन नहीं होगा, और संघनन नहीं होगा तो वर्षा भी नहीं होगी, है ना। इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसलिए राजस्थान में भी इस वजह से तापमान व्युत्क्रमण की वजह से मानसून विच्छेद आ सकता है। और तापमान व्युत्क्रमण किन कंडीशन में होता है? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है ना, कि साफ अगर मौसम एकदम साफ हो, इस प्रकार से अनेक मैंने कारण वहां पर बताए थे। वैली अगर है कहीं पर तो वहां पर इस प्रकार से होता है। तो हमने देख लिया मानसून विच्छेद। तो बस ये तीन ही चीजें हम लोगों को जाननी थी। क्या हमें जाननी थी? तीन चीजें। एक, हमने देख लिया मानसून का विच्छेद। एक हमने देख लिया एल नीनो और ला नीनो। बस थोड़ा सा हमको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना ऑप्शनल भी नहीं है, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। इनके प्रभाव जो है वो पूछा जा सकता है भारतीय मानसून पे, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। एक बार में नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो और देख लेना। एल नीनो देख लिया, और भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हमने देख लिया। ये सब चीजें हमने देख ली। बस, तो ये जलवायु वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब जो अगला चैप्टर ज्योग्राफी में अपना होगा वो हम देखेंगे भारत की वनस्पतियों के बारे में, है ना। किस प्रकार के वन वगैरह अपने भारत में किस प्रकार के पाए जाते हैं, ये सब चीजें देखेंगे, है ना। तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और भी आपको कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हैं जिन्हें आप अपना चैनल जो है रिकमेंड करना चाहें तो अवश्य करें। देखिए, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाने वाले क्या करते हैं? बकवास ज्यादा करते हैं, पढ़ाते कम, है ना। क्योंकि उनका मेन बिजनेस होता है कि यूट्यूब पे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने का। तो वो आपको दो चीजें पढ़ा देंगे, चार चीजें नहीं पढ़ाएंगे, और बकवास ज्यादा करेंगे, काम कम करेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर बकवास कम और काम ज्यादा कर रहे हैं, और कोई आपको की चीजें छोड़ नहीं रहे हैं, बहुत बढ़िया से पूरी सीरीज हमने कंप्लीट करी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमने कंप्लीट करी है, वर्ल्ड
आप कहो कि हिस्ट्री पूरी हमने एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न पूरी कंप्लीट करी है। अब अपनी जो है इंडियन ज्योग्राफी भी समाप्त होने वाली है और इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो है चली रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर बकवास कम काम अच्छा कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को रिकमेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, है ना, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो बस इसी के साथ भाई आपको कोई सलाह लेनी हो या देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।